बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 17.5 कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन का हर पार्ट करें। ठीक है, अगर कोई पार्ट रहता है तो वो मोस्टली वैसा ही पार्ट होगा जैसे हम उसके 3-4 पार्ट्स कर चुके होंगे। तो इस एक्सरसाइज के इंशाल्लाह सारे पार्ट ही करेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी भी है, आपको थोड़ा सा वेट भी करना है, पेशेंट के साथ देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो गौर से इंशाल्लाह हम कोई टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये किस में होता है, एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। ठीक है, और ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ एक्स वाई इक्वल्स टू ए एंड बी है। ठीक है, कोई नंबर दे दिया तो मैं आपसे पूछूँ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स को कंपोनेंट ये वाला है तो एक्स की वैल्यू हम कह सकते हैं ए और वाई की वैल्यू बी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इक्वलिटी रूल है। आपने एक्स कंपोनेंट्स को एक्स के इक्वल कर देना है, कंपोनेंट्स के इक्वल, और वाई कंपोनेंट्स को वो तो एक्स माइनस 5 इधर इसका एक्स कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट इक्वल आ जाएगा, और इसका वाई कंपोनेंट इसके वाई कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक्स 11 5 माइनस इधर हो रहा है तो इधर आके प्लस हो गया, और ये कितना हो गया 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, और 10 प्लस 7 हो जाएगा। इधर माइनस हो रहा है राइट पे तो लेफ़्ट पे आके प्लस होगा, और वाई की वैल्यू क्या होगी 17 आ गई, और ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा पार्ट है, वो कहता है कि 5x प्लस 8 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 3x प्लस 10 2y प्लस 2। तो x कंपोनेंट बिल्कुल उसी तरह से x कंपोनेंट इक्वल हैं x के, जो कि है 3x प्लस 10, और y कंपोनेंट इक्वल है y कंपोनेंट के 2y प्लस 2। तो x वाले कंपोनेंट एक तरफ लें, इधर आके -3x हो जाएगा, लेफ़्ट पे आकर इधर प्लस है, और इधर ये लेफ़्ट पर +8 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो वो 1 हो गया। 5y इधर आके -2y हो गया, ये 12 इधर आ माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, तो ये हो गया 3y इज़ इक्वल टू 6, और y इज़ इक्वल टू 6/3, और y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 1, और y की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, और ये आपका आंसर है। और इसका थर्ड पार्ट है 2x माइनस 3y और 5x प्लस वाई इक्वल हैं 3 के और 16 के। तो बिल्कुल उसी तरह करें, x कंपोनेंट x के इक्वल, x कंपोनेंट x कंपोनेंट के इक्वल, और ये y कंपोनेंट किसके इक्वल y कंपोनेंट के। अच्छा, अब ये दो इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को, अब देखें आप ऐसे इस तरह ऐड करना है कि एक y या x इसमें से कट जाए, सॉरी ये x है। ठीक है, x या y कॉम्पोनेंट जब ऐड करें तो निकल जाए, तो एक ये x की या y की वैल्यू आए, और फिर दूसरी को किसी में भी सब्सिट्यूट करके दूसरी वैल्यू निकल आएगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ -3 है, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएंगे ऐड। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 3 एंड ऐड इट इनटू इक्वेशन 1। तो 5x क्या हो जाएगा 15x, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर, और 16 इंटू 3 48 आ गया। ये इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 1 में इसको ऐड कर देना है। तो ये क्या -3y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इनको आप सिंपल, ये क्या हो जाएगा 17x, और ये कट जाएंगे प्लस माइनस होके, और ये आ जाएगा 51, और x इज़ इक्वल टू 51/17, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 3।
अब इसको आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है किसी भी इक्वेशन में जो आपकी मर्ज़ी। मैं इक्वेशन 1 में कर देता हूँ, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 में, आप 2 में भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दें, 2 इंटू 3 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 3 हो गया। और ये आगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस 3y इज़ इक्वल टू 3, और ये इधर माइनस हो गया और ये उधर जाके प्लस हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 3y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो x की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3 निकाली, और y कितनी आई है, 1 आई है। तो और ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि इफ़ सेट p हैज़ 10 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p कितने हैं, कह रहे हैं 10 एलिमेंट्स। एंड q हैज़ 15 एलिमेंट्स, so number of elements of q is number of q element is 15. Find the number of elements of p and p into q into p, and तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने फाइंड करने हैं p इंटू q। तो कितने एलिमेंट्स ऑफ p के, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट q के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसके कितने एलिमेंट है p के, 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ q जो कि 15 है, तो ये आंसर कितना आ गया, 150 आ गया। दूसरे में वो कह रहा है कि q इंटू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ q इंटू पी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ q को मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p के साथ। q के कितने एलिमेंट है, 15 है, और p के कितने हैं, 10 है, तो कितना होगा, 150 आंसर आ गया। तीसरे में वो कह रहा है कि p इंटू पी, सी में वो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p इंटू पी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p को आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p के साथ। तो कितने एलिमेंट p के, 10 इंटू 10, तो आंसर कितना आ गया, 100। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि इफ़ ए सेट इज़ 1 2, बी सेट 2 3, और सी है आपके पास 1 3 5, और अब आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, मतलब कि आपने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अब ए क्रॉस बी करते हैं किस तरह, ए एलिमेंट, ए सेट क्या है, 1 2 क्रॉस, यानी कि कार्टेशियन इसको क्रॉस कहते हैं, क्रॉस के पढ़ेंगे 2 3। तो अब इनका प्रोडक्ट निकाल दें। 1 देखें, 1 होगा 2 के साथ, फिर 1 होगा 3 के साथ, 2 होगा 2 के साथ, उसके बाद 2 होगा 3 के साथ। इतनी सिंपल चीज़ है। तो 1 को 2 के साथ करें अलग, 1 को 3 के साथ कर दें, फिर 2 को 2 के साथ कर दें, और 2 को 3 के साथ कर दें। तो ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। दूसरे में वो कहता है आपने फाइंड करना है बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, तो बी क्या है, 2 3 है, क्रॉस सी, सी क्या 1 3 5, तो आप इसका निकाल दें। 2 आ गया 1 के साथ, 2 आ गया 3 के साथ, फिर 2 आ गया 5 के साथ। तो 2 को सबके साथ दूसरे सेट में, फिर उससे अगला एलिमेंट उसको सबके साथ, अगर तीसरा एलिमेंट है तो इसी तरह चलता जाएगा। तो पहला एलिमेंट हो गया सबके साथ, अब इसको अलग कर दो, 3 को कर दो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर 3 को कर दो 3 के साथ, फिर 3 को कर दो 5 के साथ। तो ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में वो कहता है आपने निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी के साथ। तो पहले मैं यहाँ ए बी लिख देता हूँ। ए था 1 2, बी के एलिमेंट्स थे बी के, बी सेट के 2 3, और सी के थे 1 3 एंड 5, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ए का लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी क्या है 2 3 के साथ यूनियन लेना है आपने सी के साथ जो है 1 3 एंड 5। तो ये क्या आ गया 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 5। अब इसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है विद ए, बी यूनियन सी,
ए क्या है 1 2, और क्रॉस बी यूनियन सी क्या है 1 2 3 एंड 5। अब आप इसका ले लें प्रोडक्ट, कार्टेशियन जो भी आ रहे हैं, 1 का 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, और फिर 1 5 के साथ। अब 2 ले लें, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, फिर 2 5 के साथ, और ये आपका इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 पे आते हैं। कहता है बी को आपने लेना है ए यूनियन सी के साथ। सबसे पहले ए यूनियन सी, ए क्या सेट है 1 2, यूनियन सी क्या है 1 3 5। तो क्या आ गया इसका आंसर 1 2 3 5। अब आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना विद ए यूनियन सी के साथ। तो बी पहले क्या आ गया 2 3, क्रॉस ए यूनियन सी क्या है 1 2 3 एंड 5। तो अब आप इसके बना दे प्रोडक्ट्स क्या आते हैं 2 1 2 सबके साथ, फिर 3 सबके साथ, 2 फिर 2 के साथ, फिर 2 आ गया 3 के साथ, फिर 2 आ गया 5 के साथ। अब आ गया 3 आ गया 1 के साथ, फिर 3 आ गया 2 के साथ, फिर 3 आ गया 3 के साथ, और फिर 3 आ गया 5 के साथ। और ये आपके रिलेशन आप कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 पे आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इसका आपने लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स विद बी इंटरसेक्शन सी के साथ। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए क्या है 1 2, इंटरसेक्शन बी 2 और 3। क्या इसमें से कुछ भी कॉमन है? बिल्कुल है, 2 कॉमन है। फिर आ जाते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए। बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है 2 3, इंटरसेक्शन लेना सी के साथ। सी क्या 1 3 एंड 5। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है विद बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था आपके पास से 2 आया था। इसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 3 के साथ। तो क्या आंसर आएगा, क्या अगर प्रोडक्ट 2 एंड 3। तो ये आंसर है लास्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है ए सेट है 5 6, बी है 1 2 3। आपने फाइंड करने हैं 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। ए सबसे पहले तो इसके सोल्यूशन में आपने इसका ए क्रॉस बी मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए बी का। तो ए क्रॉस बी सबसे पहले तो मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होगा 5 6 क्रॉस, और उसमें से मुझे 3 रिलेशंस इसको निकाल देने हैं अपनी मर्ज़ी से। तो हम बात करते हैं अब क्या आएगा 5 6 5 1 5 2 और 5 3। उसके बाद 6 1 6 2 6 3। तो ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब वो कहता है इसमें से आपने 3 रिलेशंस निकालने हैं R1 R2 और R3। अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी रिलेशन 2 2 के निकाल दें, 3 3 के निकाल दें। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं एक होना चाहिए, कोई दो एग्जैक्टली सेम नहीं होने चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी है। अब अगर आपकी बुक की बात करें तो उसमें जो लिखे हुए हैं आपकी मर्ज़ी, आप अगर वो नहीं भी ना करेंगे, इसमें से और भी अब देखें बुक ने लिखा हुआ है पहला 5 2 और 5 3। पहला रिलेशन उसने लिया 5 2 और 5 3, ये लिए हुए ये दो। अगर आप ये दो भी ले लेते ना तो एग्जामिनर को कोई हक नहीं है कि वो इसको गलत करे, कर भी नहीं सकता। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक है। तो इस पे आपने परेशान नहीं होना कि रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि बुक में ये गिवन है तो ये करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप ले लें। 5 1 आगे मुझसे मैं ले लेता हूँ 6 1 ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं फिर ले लेता हूँ 6 1, और फिर मैं ले लेता हूँ 6 3। ठीक है, अब ये दोनों आपकी बुक के एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो लेकिन कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता। तो पार्ट 2 जो इसका पूछा गया वो इसमें अब उसने पूछा है कि 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। ठीक है, तो बी क्रॉस ए, तो सबसे पहले अब हमें क्या बनाना पड़ेगा बी क्रॉस ए। तो बी क्या है 1 2 3
क्रॉस ए क्या है 5 एंड 6। तो सबसे पहले ज़रा मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बता दें। 1 5 के साथ, 1 इसके सब इन सब के साथ, फिर 2 सब के साथ, फिर 3 सब के साथ। तो 1 6 हो गया, उसके बाद 2 5 हो गया, 2 6 हो गया, 3 5 हो गया और उसके बाद 3 6 हो गया। अब इसमें से उसने क्या है कि 4 रिलेशन निकालने हैं, ठीक है। तो हम इस अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं। 4 मुझे पहला मैं ले लेता हूँ 1 5 और 1 6, ठीक है। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ 1 6 और 2 5। उसके बाद मैं ले लेता हूँ 1 5 2 6 3 5। और उसके बाद चौथा रिलेशन मैं ले लेता हूँ 1 5 3 5 3 6। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपने जो मर्ज़ी ले लेना, ठीक है, आपकी इस पे मर्ज़ी होगी। पार्ट थर्ड पे आ जाए, वो उसमें अब कहता है कि 5 रिलेशंस इन बी, 5 रिलेशंस इन बी, मतलब बी क्रॉस बी सबसे पहले फाइंड करें और इसमें से आपने 5 रिलेशन उसे देने हैं। 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो सेट बी क्या है 1 2 3। तो अब इस सबसे पहले बता दें 1 1 के साथ, 1 इन सब के साथ, फिर 2 सब के साथ, 3 सब के साथ। 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। उसके बाद 3 1 3 2 और उसके बाद 3 3। अब इसमें से कितने रिलेशन उसने 5 किया है, R1 R2 R3 R4 और R5, ठीक है। तो इसे अब इसमें इसमें निकाल लें जो मर्ज़ी। तो सबसे पहला रिलेशन जो बुक में उसने लिया, सबसे पहले एम्प्टी ले लेते हैं, उसके बाद इनमें से ले लेते हैं। तो 1 2 ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं। दूसरा रिलेशन ले लेते हैं 1 1 का, 1 3 का, 2 2 का। चौथा रिलेशन लेते हैं 1 2 का, 2 2 का, 2 3 का। और उसके बाद रिलेशन ले लेते हैं 3 1 का, 3 3 का। तो ये इसका आंसर हो गया। अब उसने क्या है कि आपने फाइंड करने हैं ऑल रिलेशंस इन ए, ठीक है। ए में कितने भी रिलेशन बन सकते हैं, वो कह रहा है कि अब उनको शो करना। तो ए सेट हमारे पास क्या था, ए सेट हमारे पास था 5 6। ए सेट था 5 6। तो मतलब ए क्रॉस ए 5 6 क्रॉस 5 6। तो इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं, एक हमने फार्मूला देखा था कि किसी भी सेट के चेक करना हो ना, सब सेट उसमें कितने बन सकते हैं, कि वो कितना बड़ा पावर सेट होगा। तो वो सेम फार्मूला आप इसके कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है इस सेट के, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे सेट का 2 एलिमेंट है तो कितने हो गए 4। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16। तो इसके कितने रिलेशंस बनेंगे 16 रिलेशंस बनेंगे। और बुक से आप देख लीजिएगा, उनको आप शो कर दीजिएगा। तो इनका एक दफ़ा मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। 5 5 5 6, उसके बाद 6 5 6 6। एक दफ़ा एम्प्टी सेट, उसके बाद एक वाले, फिर इस तरह आप 16 इसके रिलेशंस बता सकते हैं कि पहले एक दफ़ा एम्प्टी सेट होगा, फिर एक वाला 2, फिर एक एक वाले 4 हो गए, 5 हो गए, फिर 2 2 वाले, फिर इसका इसके साथ फिर 3 वाले, ये 3, फिर ये 3, फिर उसके बाद ये 3, फिर 4। तो इस तरह आप इसके 16 रिलेशंस बना सकते हैं। बुक से आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। तो R1 ले लेंगे एम्प्टी सेट, R2 ले लेंगे पहला रिलेशन 5 5 का, R3 ले लेंगे 5 6 का, ठीक है। तो इसी तरह चलते चलते R16 तक चले जाएंगे। मेरे ख्याल में अब इस काबिल हो गए होंगे कि आप इसके 16 रिलेशंस उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। देख लें, पहले ये एम्प्टी और उसके बाद एक एक करके, फिर 2 2 करके, फिर 3 3 करके, और फिर आखिर में चारों इकट्ठे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, इफ़ ओ ए, मतलब ओ ए ऑर्डर ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ
elements. Number of elements in A is 3 and order of B, it means number of elements in B is 4. Then find the number of all binary relations. तो अभी हमने इसको देखा है कि किस तरह चेक करना है. ऑर्डर जो है इनको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं, कितना ऑर्डर है या कितने एलिमेंट्स हैं, 3. और इसका कितना ऑर्डर है, 4. ये कितने एलिमेंट है, तो ये आ गया 12. तो आपने चेक करने हो कि कितने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, तो उसका फार्मूला क्या है, बाइनरी रिलेशंस इन ओ ए क्रॉस ओ बी दैट इज़ 212. और ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर, टेबुलर फॉर्म, ठीक है. ए क्या है, सेट 0 1 2 3 और बी क्या है 2 4 6 6. अब वो कंडीशन दे रहा है सच दैट ए, मतलब कि इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो ये वाले जो हैं, ठीक है, मतलब कि जो एक्स की जगह पर आएंगे, एक्स कंपोनेंट जो है बाइनरी रिलेशंस में, वो किससे होगा, ए सेट से होगा. ये कंडीशन है, जो भी इस जगह पे होगा, इसकी इस जगह पर, वो कहाँ से होगा, आएगा ए के एलिमेंट से आएगा. और बी जो है, जो इस जगह पर है वाई कंपोनेंट, वो कहाँ से आएगा, बी के एलिमेंट से होना चाहिए. ये कंडीशन मस्ट है. समझ आ गई. वो कहता है अब आपने एक रिलेशन बनाना है जिसमें जो बी है, मतलब वाई कंपोनेंट है, वो लेस देन 5 होना चाहिए. तो सबसे पहले मुझे ए क्रॉस बी के सारे रिलेशंस को यहाँ लिखना है, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं रिलेशंस, और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ. तो ए मैंने अभी बताया क्या है क्वेश्चन में, 0 1 2 3, क्रॉस बी क्या है 2 4 6 8, ठीक है. तो बता दें इसके क्या क्या रिलेशन प्रोडक्ट्स आएंगे. 0 सबके साथ, 0 2 0 4 0 6 0 8. उसके बाद 1 2 1 4 1 6 1 8. उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 2 2, फिर 4 के साथ, फिर 2 6 के साथ, फिर 2 8 के साथ. उसके बाद 3 आ गया, 3 2 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 6 के साथ, क्योंकि 4 के बाद 6 है. और उसके बाद 3 आ गया 8 के साथ. तो ये है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब आप कंडीशन पे आएँ, इसमें से ऐसे रिलेशंस निकालने हैं जो हमने एक क्रॉस पी बनाया है, जिनमें बी लेस दैन 5 होना चाहिए. तो इस तरह अब आप मुझे इसमें से बता दें, जहाँ जहाँ बी लेस दैन, गौर से देखें, जहाँ जहाँ बी लेस दैन 5 है तो वो सारे रिलेशंस लिखने हैं. क्या यहाँ बी लेस दैन 5 है, बिल्कुल है, तो ये 0 2 आएगा. यहाँ लेस दैन 5 है, बिल्कुल है, तो 0 4 आएगा. यहाँ लेस दैन 5 है, नहीं. यहाँ 6 है, तो ये नहीं आएगा. यहाँ 8 है, ग्रेटर दैन 5 है, तो ये प्लेस किसकी है, ये बी की. और ये वाली, जैसे ये वाली, ठीक है, ये प्लेसेस किसकी हैं, बी की हैं. तो यहाँ पर 8 है, ये भी नहीं आ सकता, ये आएगा 1 2 आएगा. और उसके बाद 4 बिल्कुल आएगा, 1 4 आएगा. इसका आपने इग्नोर करना है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है, ये जो मर्ज़ी हो सकता है. और उसके बाद ये 6 है, ये नहीं आ सकता. ये 8 है, ये नहीं आ सकता. अब ये वाला आ सकता है क्योंकि वहाँ पर 2 है, तो 2 2 ये बिल्कुल आएगा, 2 4. और उसके बाद ये नहीं आएगा, 6 है, ग्रेटर दैन 5, ग्रेटर दैन 5, लेस दैन 5, तो ये आएगा 3 2. और ये भी बिल्कुल आएगा 3 4. और उसके बाद ये भी ग्रेटर दैन 5 है, ये भी ग्रेटर दैन 5 है. तो ये रिलेशन आपने इसको बता दिया. पार्ट बी जो है इसका, वो कहता है कि अब आपने ऐसे बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं जहाँ पर ए प्लस बी, यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ऐड करने से 9 आता हो. तो ऐसे ऐसे आप मुझे रिलेशन बता दें जहाँ पर 9 आता है. तो 0 2 को ऐड करने से 9 आता, नहीं आता. 0 4 को करने से 9 नहीं आ रहा, इसको करने नहीं आ रहा है, इसको करने से 8 आ रहा है, इसको करने से 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, और ये 9 आ रहा है. तो 1 8 9 आ गया. उसके बाद करने से 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, और 10 आ रहा है,
5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 6 9 आ रहा है और 3 8 11 आ रहा है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। वो इसमें कह रहा है R3 जो है वो आपके पास एज बी जो आपने बनाने हैं सच दैट ए माइनस बी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एक्स कंपोनेंट से वाई कंपोनेंट माइनस करने से +1 आना चाहिए। तो 0 से 2 करेंगे -2 आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा, -8 आएगा। 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 -2 क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये +1 कह रहा है कंडीशन में। तो ये आपने इस चीज़ों पे गौर करना है, ठीक है। इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 4 करने से आ रहा है आपके पास -3 आ रहा है, -5 आ रहा है, -7 आ रहा है, 0 आ रहा है। ए माइनस बी है ना, तो 2 -4 -2 आ रहा है, -4 आ रहा है, -6 आ रहा है। हाँ 3 -2 करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 और 2 आ गया, उसके बाद करने से -1 आ रहा है, ठीक है। 3 -4 -1, यहाँ -3 आ रहा है, यहाँ पर -5 आ रहा है। तो एक ही इसमें रिलेशन आएगा, रिलेशन एक है और उसका एक कंपोनेंट आएगा। ये पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन यहाँ पर 6 कंप्लीट हो गए। तो वो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ रिलेशन आर इज़ एक्स वाई व्हेन वाई इज़ इक्वल टू 2x + 5 है, इज़ इन जी इंटीजर्स में। अब वो कहता है पार्ट 1 में आपने रेंज निकालनी है जब आपके पास डोमेन गिवन होगी। तो वैसे डोमेन अभी तक फर्स्ट टाइम आया इस क्वेश्चन में, वो हम बता देते हैं कि डोमेन होता क्या है। डोमेन को अगर मैं आसान वर्ड में कहूँ ना, ये इनपुट होती है। पार्ट 1 में, फर्स्ट ईयर पार्ट 1 में आप देखेंगे एक ना सीक्वेंस का चैप्टर आता है। उसकी डोमेन कुछ इस तरह लिखी है कि कहता है कि सीक्वेंस एक ऐसी मशीन है, उसकी वो डोमेन कहता है कि जो नेचुरल नंबर लेगी हमेशा और आपको इनपुट में रियल नंबर देगी। जिसकी वो कहता है कि एक ऐसा फंक्शन है सीक्वेंस जिसकी जो डोमेन होगी वो जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। तो डोमेन क्या होती है, अब देखिए सीक्वेंस अगर मशीन का है कि इसको बोल रहा था तो उसका मतलब है कि ऐसी मशीन है जो नेचुरल नंबर के अलावा किसी और पर रन नहीं करेगी, किसी और पर नहीं चल सकती। तो डोमेन क्या होती है, किसी चीज़ की हदूद होती है, किसी चीज़ की लिमिट होती है। तो डोमेन का मतलब समझ आ गया, आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया कि ये इनपुट है, कि इसके अलावा इसके हटकर आप जाएंगे तो कभी भी आप उस अपने जो भी आपका पर्पस होगा उसको अचीव नहीं कर सकेंगे, इवन के उस पर काम कर ही नहीं सकेंगे, सही है। और रेंज क्या होती है, जो उसकी आउटपुट होती है, सिंपल। इस केस में क्या है, सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस एक ऐसी मशीन है जो इनपुट में हमेशा नेचुरल नंबर लेगी। होल करेंगे मतलब ज़ीरो लाएंगे नहीं चलेगा, ठीक है। उसका एक फार्मूला बहुत अच्छे डिटेल से गिवन है। तो आंसर में क्या देंगी, रियल नंबर्स देंगी। और इमेजिनरी है वो, चलो ठीक है, आपके केस में भी इसके यहाँ समझ ले। तो आउटपुट इसकी हमेशा क्या होगी, रियल नंबर्स होंगे। तो अब आप इसको समझें। वो कहता है कि डोमेन फाइंड आपने करनी है रेंज, ठीक है। आउटपुट आपने निकालनी है। जब कि आपके आप सोल्यूशन की बात करते हैं, कहता है कि आपके पास जो डोमेन है वो क्या है, -2 -1 0 1 और 2। और रेंज के लिए उसने इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 2x + 5, ठीक है। x किसको शो कर रहा है, डोमेन को यहाँ पर, और y किसको कर रहा है, रेंज को। उसने यहाँ पर रेंज पूछी है, तो रेंज का अब यहाँ हम इसका सेट निकालना शुरू करते हैं। क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले डोमेन -2 इंसर्ट करो। समझ आ गई ना, एक ऐसी मशीन है, मैं -2 डालता हूँ तो मुझे पता, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जो भी आंसर होगा वो -2 पर उसकी रेंज होगी। तो 2 -2 + 5 ये कितना हो जाएगा, -4 + 5 1 हो जाएगा। तो एक आंसर आ गया 1। अब मैं दूसरा देखता हूँ, 2 -1 + 5, तो ये कितना आ जाएगा, -2 + 3 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 0 + 5, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखते हैं 1 पर, 2 1 + 5 कितना आ गया, 7 आ गया, तो 7 आ गया। उसके बाद 2 × 2 + 5, तो ये 9 आ जाएगा। तो ये क्या, 9, तो ये इसकी रेंज है और ये हमने आंसर निकाल दिया। तो अब क्वेश्चन को गौर से समझें।
रेंज उसने क्या फाइंड करना, डोमेन उसने दे दी आपको। अब हमारे पास इक्वेशन थी वाई की, रेंज की, तो हमने उस रेंज में एक डोमेन इंसर्ट करते गए, हर डोमेन का एलिमेंट इंसर्ट किया, हमारे पास रेंज, मतलब उसका आंसर आ गया। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। पार्ट 2 में वो कहता है कि फाइंड करनी है अब आपने इसकी डोमेन को, जबकि रेंज इस दफ़ा गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन जो गिवन थी क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अब उसने आपको क्या दी है, इस दफ़ा उसने आपको रेंज दी है। आंसर जो आउटपुट है वो आपको दे के कह रहा है कि इसमें क्या इनपुट इंसर्ट की होगी आपने, क्या इनपुट आपने डाली होगी, तो ये आंसर आए हैं। तो वो बहुत ईजी है चेक करना। तो ये वाई है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने पहले भी बताया, रेंज को। ये किसको चेक कर रहा है, डोमेन को। आपने इस केस में डोमेन निकालनी है तो एक्स को अलग कर लो, तो एक्स क्या आ जाएगा इधर आके, वाई -5, और एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। अब आपने एक्स की वैल्यू सब, वाई की ये रेंज है, ठीक है, वाई को शो कर रही है, इसमें आप पुट करते जाओ, एक एक तो आंसर आता जाएगा। तो डोमेन इसकी क्या होगी देख लेते हैं, बहुत आसान है। आप सबसे पहले 11 को पुट करो, 11 -5/2, तो ये क्या हो जाएगा, 6/2, 3 आ गया, ठीक है। तो एक तो आ गया 3, उसके बाद 13 -5/2, ये क्या आ गया, 12/2, 6 आ गया, 6 आ गया। उसके बाद 15 है रेंज, उसके -5/2, तो ये क्या आ गया, 10/2, 5 आ गया, ठीक है। और इसके बाद 17 रेंज, 5/2, तो ये क्या आ गया, 12/2, तो ये कितना आ गया, 16। ऐसे ही है, आई थिंक ऐसे ही है सारे, मैंने सही किए होंगे उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर गड़बड़ की है मैंने, 13 - 5 तो ये 8 होता है बच्चों, ये गलती से हो गया, चलें ओके माजरत। 4 तो यहाँ पर 4 है, ठीक है, 5 और उसके बाद आ गया 6, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। और मुझे ज़रा कंफर्म भी करने दे कि क्या मैंने आंसर इसका सही निकाला है। 3 4 5 6 बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो आपको समझ आ गई डोमेन रेंज की, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। डोमेन क्या है, इनपुट होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना आप अपनी डोमेन में रहो, मतलब लिमिट क्रॉस ना करो। आप लिमिट डोमेन में नहीं रहोगे तो फिर काम ख़राब होगा, मतलब क्या, फिर आप नहीं चलने वाले। तो मैंने वो जो सीक्वेंस की आपको एग्जांपल दी है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है। आप मशीन समझ लो ना, मैंने कहा सीक्वेंस एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे रन करेगी, ठीक है। नेचुरल के अलावा उसे इंटीजर्स दोगे, नेगेटिव नंबर्स दोगे, अब नेगेटिव नंबर तो नहीं होते उसमें, इंटीजर उसमें नेचुरल में, तो वो सीक्वेंस कभी मशीन नहीं चलेगी, ठीक है। और जो आंसर निकलेगा वो उसकी रेंज होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिल्कुल इसी तरह का। अब पिछला क्वेश्चन आपने गौर से समझा तो ये तो बहुत आसान है। कहता है इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर्स, राइट। एक्स वाई को कहाँ से बिलोंग करते हैं, होल नंबर से। अब कहता है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। अब आपने उसके रिलेशंस दे दिए हैं एक्स वाई के, और आपने उसने कह दिया आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। तो आपको मैंने एक बात बताई, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें डोमेन क्या है, ये है, और रेंज वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। सो रेंज को वाई रिप्रेजेंट कर रहा है और डोमेन को एक्स कर रहा है। तो सबसे पहले हमने उसने बता दिया कि आपने एलिमेंट्स कौन से लेने हैं, कहाँ से लेनी है, होल नंबर से। आपको पता है होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो से शुरू होता है टू इनफाइनाइट। तो मैं सिर्फ इतने ही, या ठीक है 3 भी ले लेता हूँ, तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। आप 4 तक ले लें, आपकी मर्ज़ी है। मेरे ख्याल में बुक ने आपको यहीं तक लिखे हैं। तो अब आपने क्या करना है, डोमेन निकालनी है, मतलब वाई की वैल्यूज़ पुट करनी है और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन निकालते हैं। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, 11, तो x कितना हो जाएगा, 11 -y/3, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज से करते हैं। तो अब क्या होगा, क्या है, x इज इक्वल टू 11 -y/3 है। तो अब हम कहाँ से लेने हैं, 0 1 2 और 3 से लेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, पहले इसकी डोमेन लेने जा रहे हैं। तो अब आप बताएं कि सबसे पहले 0 लेंगे तो क्या आएगा, 11 - 0/3।
अच्छा सॉरी, मैंने ना एक मिस्टेक कर दी है, वो ये की है कि ये जो हम ले रहे हैं ये एक्चुअली डोमेन है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, हमारे पास है डोमेन है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये है आपके पास डोमेन, और आपने क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, y 11 माइनस 3x। तो पहले सबसे डोमेन क्या है, इनपुट है, तो इनपुट 0 इंसर्ट करें तो क्या देखते हैं, आंसर आता है 11 माइनस 0 आ जाएगा, 11 आ गया, ठीक है। तो एक तो आंसर आ गया 11। फिर हम करते हैं, इधर करते हैं ज़रा, इधर हम लिखते हैं तो रेंज क्या आ रही है इस केस में, इसकी डोमेन की रेंज क्या आ रही है, एक क्या आ गया 11। उसके बाद y इज़ इक्वल टू 11 माइनस 3x है ना, उसके बाद 1 डालते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा 8। उसके बाद y इज़ इक्वल टू 11 माइनस 3, अब 2 डालते हैं तो 3 टू ज़ा 6, तो अब क्या आएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद 11 माइनस 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो ये आपकी रेंज, आप बस तरतीब से लिख लें जिस तरह बुक में आंसर भाग गया, 2 5 8 11 सेट। तो ये आपकी डोमेन क्या है, इस केस में डोमेन थी 0 1 2 3, और रेंज क्या थी इस केस में आपके पास है 2 5 8 और 11। तो ये है बुक में आपका आंसर। पार्ट बी में वो कहता है कि एक्स वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू से इक्वेशन आपने को दे दिया। हमने पार्ट 1 में पता क्या किया था, डोमेन हमने ले ली थी होल नंबर, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि ये देखें क्वेश्चन, एक्स वाई रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। इसमें हमने डोमेन ले ली थी होल नंबर से और रेंज उसको बता दी थी इस इक्वेशन से, ऐसे ही है। अब मैं क्या करूँगा कि रेंज लूँगा मैं होल नंबर से और डोमेन उसको बता दूँगा, ठीक है। तो इसका आप करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं क्या डोमेन रेंज क्या लेने जा रहा हूँ, क्या रेंज लूँ 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन, जितनी मर्ज़ी आप ले लें। अब हम लेंगे इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, तो वो किससे करेंगे, आपको बार बार बताया कि इक्वेशन से। इसमें एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन को या वाई एक्स कर रहा है, तो 6 प्लस वाई, तो सबसे पहली रेंज क्या हो है 0, उस केस में 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस, तो पहला क्या आ गया आंसर 0। उस दूसरे केस में 6 प्लस 1, ठीक है, तो कितना आ गया 7, 7 आंसर आ गया दूसरी डोमेन। तीसरी देखें 6 प्लस 2, कितनी आ गई 8। उसके नेक्स्ट देखें 6 प्लस 3, कितनी आ गई 9, 9, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो इस केस में आपके पास रेंज पहले हमने ली होल नंबर से, ठीक है, क्या ली 0 1 2 3, और डोमेन क्या आंसर हमें मिली, डोमेन हमें क्या आई 6 7 8 9। तो ये आया इसका आंसर, जो कि बुक से भी मैच किया है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक हो गए क्वेश्चन 8। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें वो कहता है कि इफ़ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है एक आपके पास ए टू बी, ठीक है। किस तरह फंक्शन को शो करते हैं, फंक्शन एक रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान, क्या है, इसको इस तरह हम शो किया करेंगे। ये एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन गिवन बाय एफ, ठीक है, ये है फंक्शन। फंक्शन में अब गौर से देख सुन लें, ये चीज़ें बार बार होंगी यूज़। पहला जो एलिमेंट है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को। तो यहाँ पर होती है डोमेन और उसके रिजल्ट्स होते हैं रेंज, ठीक है। तो पहला एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। दूसरी रेंज में क्या आ रहा है 5 6 7 8, ठीक है। कहते ये एक फंक्शन है, मैंने आपको इसको ग्राफिकली शो कर दिया, ठीक है। कहता है कि वेयर ए इज़ ए सेट, यानी कि डोमेन है, ए टू बी है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को। ये किसको करता है, रेंज को। तो मैंने इस तरह भी आपको शो कर दिया, ए क्रॉस ए एरो बी,
तो ये बार बार आपको समझ आ जाना चाहिए। एक फंक्शन है ए एरो टू बी, मतलब डोमेन उसकी ये है, इट्स इनपुट, और उसके ये आंसर्स हैं। यहाँ पर भी मैंने शो कर दिया, आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और बी क्या देता है, ये रेंज नेचुरल नंबर्स हैं, उसने खुद ही कह दिया। देन राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अब ये बहुत ही आसान चीज़ है। अब आपको पता तो लग गया, मुझे अब डोमेन जल्दी से लिखवा दें, क्या आई है 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैंने यहाँ अलग से भी लिख दी है। रेंज क्या आई है इसकी, इसकी रेंज क्या है 1, देखें 1 5 के साथ है, 1 5 के साथ है, 2 6 के साथ है, 3 का रेंज क्या है 7, और 4 की 8। तो क्या रेंज है इसकी 5 6 7 8। उसके बाद उसने क्या है, राइट इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगी इसकी बच्चे, कोडोमेन पता क्या होती है, ये देखें, अगर कोई रिलेशन है ना, मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये है एक फंक्शन ए बी सी 1 2 3 4, जैसे ये रिलेशन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब ये तो होगी जी इसकी डोमेन, ठीक है, ये क्या होगी, इसकी डोमेन होगी, ठीक है, ये होगी डोमेन। ये क्या है, ये अब हो पूरा क्या बच गया, अगर ये डोमेन में सिर्फ इसकी, अगर मैं डोमेन की बात करूं, सॉरी रेंज की बात करूं, तो वो क्या आएगी, डोमेन तो ABC है, 1 2 3 4 नहीं है, लेकिन मैं इसकी अगर कोड डोमेन की बात करूं ना, तो वो है 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट। तो इसकी कोड डोमेन क्या होगी, उसने खुद ही कह दिया आपको, B इज इक्वल टू N, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, तो B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज को। लेकिन पूरा बी क्या है, नेचुरल नंबर्स, समझ आ गई। ये बी वो वाले पार्ट्स हैं जिसके साथ इसकी जो डोमेन है वो रिलेशन बनाकर उसका आंसर रेंज निकाल रही है। ये वो वाले हैं बी जिसमें डोमेन से हर एलिमेंट अपना रिलेशन बना रहा है, लेकिन जो बच गए वो उस बता रहा है कि होल सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक होगा, ये पूरा जो है वो नेचुरल नंबर्स का, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 6 7 और 8 रेंज आएंगी। तो कोड मेन क्या हुई, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो उसके बाद उसने पूछा हुआ F2, उसने कहा है कि आल्सो राइट द एफ वैल्यूज़ ऑफ F2 दूसरे सेट में जाओ और वाई की वैल्यू बता दो 6, और F4 उसने पूछा चौथे सेट में जाओ और बता दो उसमें क्या है 8, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन इस तरह हो गया एंड। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि इफ़ A 0 1 2 3 4 सेट और B ये वाला सेट, कहता है फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम A टू B आर फंक्शंस और नॉट, इफ़ दे फंक्शंस फाइंड देयर टाइप, कौन सी टाइप क्या, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, एक बात याद रखनी है आपने कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन में कोई भी एलिमेंट, जैसे ये फंक्शन है, अब इसी को हम सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि क्या फंक्शन है आपके पास, क्या उसकी डोमेन है, किस तरह हमने लिखनी सीखी थी। पहला जो एलिमेंट है वो किसका, डोमेन का, 0 1 2 3। उसके बाद उसकी रेंज क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, और क्या है 8। तो अब आप देखें, 0 के साथ आ गया 2, 1 के साथ आ गया 4, 2 के साथ आ गया 6, 3 के साथ आ गया 8। ये जो उसने निकाला हुआ है वो था एक रिलेशन, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली क्वेश्चन था उसको एक दफ़ा देखते हैं, एक मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि इसमें गिवन था कि ए ये बी ये, ठीक है। अब उसने कहा था कि फाइंड द रिलेशंस फ्रॉम A टू B, ठीक है, और बताएं कि उसकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले ए क्या गिवन है, 0 1 2 3 4, क्या गिवन है 0 1 2 3 4, और वाई क्या गिवन है, बी क्या गिवन है आपके पास, ये क्या है डोमेन है, और ये क्या है रेंज। वो था एक रिलेशन, तो वो फंक्शन तो नहीं था ना, रिलेशन था एक, ठीक है। तो ये है डोमेन आपके पास क्वेश्चन में गिवन, और क्वेश्चन में रेंज क्या है 2 4 6 8 और 10। अब देखें आप,
तो देखें ज़ीरो के साथ टू है, ज़ीरो के साथ टू। अब इससे आप में पता लगेगा कि इसकी क्या डोमेन है, रेंज। वन के साथ फोर है, वन के साथ फोर है, टू के साथ सिक्स है, थ्री के साथ एट है। ठीक है, तो एक तो रिपीट डोमेन कहीं रिपीट नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई कि मतलब अगर ऐसा होता ना थ्री के साथ टेन भी होता फिर भी फंक्शन होता। और दूसरी बात है कि कोई एलिमेंट रिलेशन के बगैर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, कोई एलिमेंट नॉट विदाउट एनी रिलेशन। ठीक है, अब ये देखें फोर का किसी के साथ रिलेशन है, आपने सिंपल ये डायग्राम बनानी करनी है और उसको बता देना कि ये फंक्शन है क्यों। एक एलिमेंट बचा हुआ है फोर, तो ये फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है पार्ट वन का, नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन की आपने डेफिनेट समझ ली, कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं पड़ा होना चाहिए, उसका रिलेशन होना चाहिए। समझ आ गई है? और अगर एक एलिमेंट के दो डोमेन्स हैं तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। पार्ट टू में एक उसने एक और रिलेशन उसने दे दिया, तो हम क्वेश्चन से अपना लेंगे डोमेन और रेंज, और फिर इस रिलेशन को मिलाएंगे, देखेंगे कि कहीं डोमेन तो नहीं रिपीट हो रही या खाली पड़ी हुई, तो फिर हमें पता लग जाएगा फंक्शन है कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या था कि ए जो डोमेन थी 0 1 2 3 4 थी, और रेंज क्या थी 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 और 2 4 6 8 और 10। तो ज़ीरो के साथ 10 रिलेशन बना रहा है, वन के साथ 8। ठीक है, और फिर टू के साथ 6, टू के साथ 4। तो यहाँ पर सारा काम ख़राब हो गया, तो नॉट ए फंक्शन। क्यों? डोमेन हमारी रिपीट हो गई। ये तो इसकी डेफिनेशन है सिंपल, डोमेन कहीं रिपीट नहीं हो सकती, तो नॉट अ फंक्शन, ये भी यहाँ पर ख़त्म। तो सबसे पहले क्वेश्चन से डोमेन पकड़े और रेंज पकड़े, और इस रिलेशन से उनको मैच करके देखें कहीं डोमेन रिपीट तो नहीं हो रही या खाली तो नहीं पड़ी हुई। तो ये एक फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या, क्वेश्चन से क्या है देखें, 0 1 ए सेट, ये सेट यानी कि डोमेन, और ये क्या है बी सेट मतलब रेंज। 0 1 2 3 4 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो देखें ज़ीरो किसके साथ बना रही है, टू के साथ। वन की रेंज क्या है, वन की रेंज क्या है 4, टू की रेंज क्या है 6, थ्री की रेंज क्या है 8, और फोर की रेंज क्या है, फोर की रेंज क्या है 8। ठीक हो गया। कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, पहली कंडीशन फुलफिल फंक्शन के लिए। कोई पड़ा हुआ है, दूसरा कोई डोमेन रिपीट हो रही है नहीं हो रही, तो पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन है। उसने कहा था अगर फंक्शन हुआ तो फिर बताना है ये कौन सी टाइप है। ठीक है, ये है इनटू फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कौन सा है, इनटू फंक्शन है। अब आपने जाना है पेज नंबर 29 पर, टॉप पर डेफिनेशन लिखी हुई है इनटू की दूसरे नंबर पर। उसमें वो कहता है अ फंक्शन विच इज़ इनटू एज वेल। एक मिनट, इनटू फंक्शन की वो डेफिनेशन है कि जो आपकी डोमेन होगी ना, जो आपकी रेंज आएगी, जो रेंज होगी आपकी, रेंज ऑफ फंक्शन इज सुपर सेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, ये जो सेट बी है, ठीक है, सेट पूरा बी है, इसकी रेंज क्या आई है, रेंज वैसे मुझे लिखवाओ क्या आई है, 2 4 6 8, ऐसे ही है। तो बी क्या है वैसे, बी क्या है 2 4 6 8 और 10 है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैंने चारों डेफिनेशन, चारों पांचों जो है इंटू वन वन, इंटू वन और जिसको इंजेक्टिव, ये मैंने बहुत अच्छे से कवर करूँगा, इसी तरह क्वेश्चंस में ही कवर कर दूँगा। तो ये आपने गौर से अब ये वाला नेक्स्ट पार्ट देखना जो भी होने लगा है। अगले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बार बार मैं आपको यूज़ करूँगा। तो वो देखो क्वेश्चन में पढ़ो, कहता है इफ़ फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, फंक्शन ए टू बी इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ। देखो क्या ये रेंज है, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है,
जो रेंज है ये प्रॉपर सबसेट है ना बी की, एक 10 एक्स्ट्रा, तो ये फुलफिल कर रही है ये कंडीशन, 10 पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, कोई डोमेन नहीं रिपीट हो रही, कोई तो फंक्शन है, पहली बात कंफर्म किया। फिर दूसरा हमने देखा 10 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है रेंज में, रेंज रिपीट कर जाए इससे कोई बच्चों मसला नहीं होने वाला, इससे नहीं परेशान होना कि सर ने तो रेंज में उसमें देखा रिपीट हो रही है, तो इससे नहीं परेशान होना। ये रिपीट हो सकती है 3 दफ़ा भी हो सकती है, समझ आ गई, ये नहीं होनी चाहिए। तो 10 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, तो ये क्या है इसका प्रॉपर, इसका नहीं, इसका रेंज का प्रॉपर सबसेट है जिसको डोमेन है। तो ये हो गया कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो मेरा ख्याल में इंशाल्लाह आपको इनटू फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये है पार्ट 4 का रिलेशन दे दिया, और सबसे पहले क्वेश्चन से डोमेन पकड़े, सेट ए पकड़ो और सेट बी पकड़ो, सेट ए पकड़ो सेट बी पकड़ो, ये फंक्शन पहले चेक करो है कि नहीं, उसके बाद अगर हुआ तो उसकी टाइप चेक करेंगे। तो ये देखिए क्या थे, सेट ए का 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अगर फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ना कमेंट लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मीन टाइम में आपको आंसर करूँ इसका। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। रिलेशन चेक करो, ज़ीरो का क्या है डोमेन, सॉरी रेंज क्या है, 0 की 2, 1 की 2, ठीक है कोई मसला नहीं, रेंज जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट करे। 2 की क्या है, 2 की भी 2 है, कोई मसला नहीं। 3 की भी 2 है, कोई मसला नहीं। 4 की भी 2 है, कोई मसला नहीं। तो फंक्शन तो है। अब आपको फ़ौरन पता, अगर पिछला क्वेश्चन पार्ट समझ आया ना, तो आपको फ़ौरन पता लग जाना चाहिए कि ये इनटू फंक्शन है। क्यों इनटू है बच्चों, देखो इसकी रेंज क्या है, रेंज है 2, ऐसा ही है। और सेट बी क्या है, बी क्या है, सेट 2 4 6 8 और 10। तो क्या रेंज जो है सब प्रॉपर सबसेट आई है बी का, प्रॉपर सबसेट, नॉट सबसेट, प्रॉपर सबसेट आई है। 4 6 8 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। पार्ट 5 अभी भी किसी को कोई इशू हो तो वो काइंडली कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ना कोशिश करूँगा मेन टाइम में आंसर करूँ। पार्ट 5, तो सबसे पहले क्वेश्चन से सेट ए पकड़ो, क्वेश्चन से सेट बी पकड़ो, चेक करो फंक्शन है कि नहीं। ए क्या है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और रेंज क्या है, ओ सॉरी सेट बी क्या है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। 0 का 2 है, 1 का 4 है, 2 का 6 है, 3 का 8 है, 4 का 10 है। तो फंक्शन तो बताओ है कि नहीं, फंक्शन तो है। अब आपने जाना है सेम पेज पर, ठीक है 29 पेज पर, सबसे ऊपर डेफिनेशन है 1 1 की और इनटू की। 1 1 फंक्शन वो होता है, वो कहते हैं कि इज कॉल्ड 1 1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। इस एलिमेंट की इमेज ये वाली है, ठीक है, ये क्या है, इमेजेस है, डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। क्या डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं ऑफ ए की, हर ए एलिमेंट की डिस्टिंक्ट, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी अलग से है, कोई रिपीट इधर नहीं कर रही, इसकी एक ही है, इसकी एक ही है अलग से, इसकी अलग से, इसकी अलग से, इसकी अलग से। तो 1 1 तो हो गया डन, ठीक है 1 2 1 कह लो या 1 1 कह लो, ठीक है एक ही बात है। 1 1 एंड ऑन टू भी है, क्यों ऑन टू है ये ज़रा बताएं। इसी पेज पर आप देखें, तकरीबन लास्ट पे है 29 पेज, बुक को ही ओपन करें देखें। ऑन टू फंक्शन में कहता है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी फंक्शन एफ इज कॉल्ड ऑन टू और सब्जेक्टिव इफ रेंज ऑफ एफ इज बी। तो इसकी रेंज क्या बी के बराबर नहीं, रेंज क्या आई है 2 4 6 8 और 10, बी क्या है 2 4 6 8 और 10, ये बी है। तो क्या ये दोनों जो रेंज आई है वो बी के बराबर नहीं आई, अगर ये बराबर है तो क्या होता है, ऑन टू होता है। तो मैंने 3 इसकी टाइप्स विद एग्जांपल क्वेश्चन के साथ साथ ही इसको कवर कर दिया है, ये आपको समझ इंशाल्लाह आ गया होगा। तो ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा कवर। तो इसका आंसर क्या है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ये है इसका आंसर, ये आपने उसको शो कर देना। क्वेश्चन नंबर
11 में कहता है विच ऑफ वन इज़ 1 1 और 1 1 कोरस्पोंडेंस। 1 1 कौन सा है, 1 1 कोरस्पोंडेंस कौन सा है, और इनमें से कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 में वो कहता है कि आपके पास है 0 1 2 और इसका रिलेशन है 4 5 6 7 के साथ। 0 का है 4 के साथ, 1 का है 6 के साथ और 2 का है 7 के साथ। तो आप बताएं ये क्या है? ये है 1 1। उसकी वजह क्या है? हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है। क्या होती है? डिस्टिंक्ट इमेज या अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेजेस। हर एलिमेंट के हैं इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ऐसा ही है, ए के ये ए के क्या है, ये इसकी इमेज अलग अलग से 5 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो ये कोरस्पोंडेंस नहीं हो सकता। ठीक है ना, इधर वाली तो क्वेश्चन सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो ये है, तो ये क्या है 1 1 है। अब पार्ट 2 पे आ जाओ। वो कहता है 0 1 2 और फिर वो उसने गिवन है 5 6 7। अब ये देखें, इमेज तो है सबके डिस्टिंक्ट, लेकिन कोरस्पोंडेंस है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पड़ा हुआ। तो ये क्या है 1 1 कोरस्पोंडेंस। अब आ जाएं पार्ट 3 पर। तो पार्ट 3 पर आते हैं तो 0 1 2 5 6 7। ठीक है, अब ये देखें 0 1 1 का 6 के साथ और 2 की। अब ये बताएं क्या है? ये 1 1 है। 1 1 में क्या है? डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, हर किसी का अलग होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। 2 की जो 6 है, 1 की 6 है, 2 की भी 6 है, तो ये ना इधर 1 1 नॉर कोरस्पोंडेंस, 1 1 कोरस्पोंडेंस। ठीक है, तो अब ये तो क्वेश्चन हो गए हमारे 11 कंप्लीट। और 12 से पहले जाते हुए तो मैं आपसे कहूँगा कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी फेवर होगी। तो क्वेश्चन 12 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 12 में देखें, इफ़ पी ये है सेट, क्यू ये सेट है और आर ये सेट। कहता है फाइंड करना है फंक्शन एफ फ्रॉम पी इंटू क्यू। इंटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? रेंज ऑफ एफ इस प्रॉपर सबसेट ऑफ पी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं रिलेशन, यहाँ शो करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूँगा। तो क्या है पी टू क्यू, पी क्यू। तो पी क्या है आपके पास? ए बी सी। क्यू क्या है? एक्स वाई जी। आपको पता है कि आपने जो रेंज रखनी है वो प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए बी की, इस केस में क्यू की, इसकी। तो अगर मैं ए को मिलाऊंगा एक्स के साथ, बी को वाई के साथ, सी को जेड के साथ मिला दूं, तो ये तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ऐसे ही है ना, जो आंसर आएगा अगर मैं सी को इसके साथ मिला दूं। तो अब जो होगी रेंज जो कि है एक्स और वाई, तो क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है एक्स वाई और जी का? मतलब रेंज सबसेट है क्यू का। तो पहला आंसर। तो अब आप इसका बना दें रिलेशन। क्या है? ए एक्स बी वाई और सी वाई, और ये है आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो पार्ट 2 में कहते हैं एक फंक्शन बनाना है आपने आर टू पी जो कि होना चाहिए ऑन टू। तो ऑन टू के लिए जल्दी से बता दें क्या कंडीशन थी कि रेंज ऑफ जो फंक्शन की रेंज हो वो क्या होनी चाहिए? इक्वल टू होनी चाहिए दूसरे सेट के बी के। तो अगर हम बना लें यहाँ आर बना लें और यहाँ पी बना लें, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो आर क्या था? आर था पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। और पी है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अगर हम इनके रिलेशन बना दें इस तरह से, ठीक है, और एस को ए के साथ मिला दें, तो अब देखें क्या रेंज क्या है इसकी? ए बी सी 2 दफ़ा आ रही है, कोई मसला नहीं, ए एक दफ़ा लिखेंगे। तो रेंज क्या है इसकी? एफ है।
रेंज इसकी ए बी सी है, क्या वो इक्वल आ रही है बी सेट के जो कि बी सी है? तो रेंज क्या है एफ और बी सेट क्या है ये, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो क्या इसका रिलेशन बनेगा पी का ए के साथ, फिर क्यू का बी के साथ, फिर आर का सी के साथ, फिर एस का ए के साथ। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब वो कहता है पार्ट 3 में एक फंक्शन बनाएं एच फ्रॉम पी टू आर, ठीक है, जो कि होना चाहिए इंजेक्टिव। अब गौर से देखें, इंजेक्टिव क्या है पहले नहीं आपने देखा, लेकिन ये सिंपल है, जो 1 1 भी हो प्लस इन टू भी हो। अब 1 1 का आपने देखा है, इन टू का भी आपने देखा है, आपको इन दोनों चीज़ों का पता है। इन टू में आपने कहते थे कि जो रेंज हो वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो, और इसमें हम कहते थे कि डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पी कहाँ से है, फ्रॉम पी टू आर। ठीक है, पी बनाओ, उसके बाद आर बनाओ। तो पी क्या है, ए बी सी, ए बी सी, और टू आर, आर क्या गिवन है आपको, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो अगर मैं इस तरह बना दूं तो क्या हर किसी का डिस्टिंक्ट इमेजेस है, ये वेरीफाई होगी। क्या रेंज जो है, रेंज क्या आ रही है, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्या वो प्रॉपर सबसेट है पी क्यू आर एस का, जो कि है बी, इस केस में दूसरा सेट। ठीक हो गया, ये क्या है, रेंज ऑफ एफ, एफ फंक्शन की रेंज। तो इसका फंक्शन क्या बन गया, ए क्यू बी आर और सी एस। तो ये है इसका आंसर। लास्ट पार्ट और चैप्टर का भी लास्ट पार्ट, चौथी एक्सरसाइज का, कहता है बाइजेक्टिव बनाना है। ठीक है, बाइजेक्टिव पहली दफ़ा आया, परेशान नहीं होना, ये भी वही चीज़ है, जो फंक्शन ऑन टू प्लस 1 1 हो। इंजेक्टिव जो 1 1 प्लस इन टू हो वो बाई इंजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव जो ऑन टू प्लस, इसमें हमने क्या कहा था कि रेंज एग्जैक्टली इक्वल टू बी होनी चाहिए फंक्शन की, और इसमें क्या कहा था, डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो ये सेट पी क्यू और पी, तो मुझे जल्दी से देख लेना चाहिए क्यू क्या गिवन था, एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी, और पी क्या था, ए बी सी, ए बी और सी। तो हमने रेंज को इसके इक्वल लाना है, तो अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी इस तरह भी कर देते। तो फंक्शन देखो, क्या रेंज एफ के बराबर है, रेंज क्या है, ए बी सी। तो सेट पी क्या है, ए बी सी, यानी कि दूसरा सेट, दोनों इक्वल हैं, हर किसी की डिस्टिंक्ट इमेजेस है। तो आंसर हो गया हमारा, वेरीफाई हमने, सॉरी वो कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया हमने। बनाओ क्या रिलेशन है, एक्स ए वाई सी, ठीक है, और जी बी। ठीक है, आपकी बुक ने कहा था कि वाई को सी के साथ, जी को ए के साथ, आप पीछे लिखा हुआ है वाई को बी के साथ, जी को सी के साथ भी कर देना, तो कोई आपको गलत नहीं कहेगा। तो ये रट्टे लगाने के चक्कर में आपने नहीं रहना। और 1 घंटे से ऊपर टाइम हो ही गया इसमें, मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा से 1.5 2 घंटे में मेरे को ना जल्दी से पहले चैप्टर की डेफिनेशंस बताने के बजाय एक्सरसाइज की जल्दी से मैं इसको साथ साथ कर दूंगा। तो मेन जो थी ना डेफिनेशंस, वो इसी फंक्शंस की थी, वो मैंने सारी कवर कर दी है क्वेश्चन के साथ, वो बड़े अच्छे से कवर हुई है, साथ साथ एग्जांपल्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसको अपने दोस्तों के सर्कल में लाजमी शेयर करना है। ठीक है, तो बस, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। तो बस यही आपकी फ़ीस है, इससे ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं आपकी। ठीक है, आप सिर्फ आपने इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और ये आपकी फ़ीस पे हो गई। और थैंक यू फॉर वाचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।